हेलो नमस्ते, आप सभी लोगों का स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड मतलब जेसीईआरटी द्वारा जारी किए गए प्रथम शाब्दिक परीक्षा फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2021 टू 2022 का मॉडल पत्र, जो कि कक्षा 10 का है, विषय विज्ञान और सेट 4 है। याद रखिएगा सेट 4 है। और अभी तक अगर आप सेट 1, सेट 2, सेट 3 को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। और यहां पर आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहां पर 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एमसीक्यू के फॉर्म में मिलेगा, मतलब 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट, याद रखिएगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन को देखिए, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, इसको याद रखिएगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, याद रखिएगा। ये एक मिरर है, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे, और इनके बीच 90 डिग्री का कोण बना रहा है। याद रखिएगा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये आई होता है मतलब इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो आपतन कोण आई और रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तन कोण आर, ये दोनों बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा ये 45 डिग्री दोनों हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? याद रखिएगा 45 डिग्री। दो रूल याद रखना, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, इनको याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है, याद रखिएगा, मुख्य अक्ष कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, यदि f का मान 16 सेंटीमीटर है तब r का मान क्या होगा? एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, f इजिकल टू r अपन 2, मतलब f बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो f का मान दिया हुआ है 16 और r का मान चाहिए हमें, तो 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा इसका सही आंसर। f इजिकल टू वक्रता त्रिज्या बटे r2 होता है, इसको याद रखिएगा। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहां रखा जाए जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? यहां पर लिखा हुआ है अवतल दर्पण में वस्तु कहां रखा जाए जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? ध्रुव पर, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, या ध्रुव और फोकस के बीच में? इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव और फोकस के बीच में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है? उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के हेडलाइट में, अपना चेहरा देखने के लिए, सूक्ष्मदर्शी में। इसका सही आंसर हो जाएगा गाड़ी के साइड मिरर में। उत्तल दर्पण लिखा हुआ है, याद रखिएगा, कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण का गाड़ी के साइड मिरर में। याद रखिएगा उत्तल दर्पण का जो फील्ड व्यू होता है बहुत ज्यादा होता है, बड़ी से बड़ी वस्तु को भी यह छोटे वस्तु में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, फील्ड व्यू बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, जल में सिक्का डालने पर वह अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है, यह प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का विक्षेपण? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, याद रखना, जैसे तारे का टिमटिमाना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती? फोकस, प्रकाशी केंद्र, वक्रता केंद्र या ध्रुव? इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का प्रकाशी केंद्र, याद रखिएगा, प्रकाशी केंद्र। लेंस के प्रकाशी केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के निर्गत होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं?
उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन होने के बाद एक बिंदु पर मतलब फोकस पर मिलती है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्र करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? दृष्टिपटल, स्वच्छमंडल, परितारिका या पुतली? नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है, बैलेंस करता है पुतली, याद रखिएगा। नेत्र में जो लाइट आता है उसको नियंत्रण बैलेंस करता है पुतली, याद रखिएगा। दृष्टिपटल पर इमेज बनता है, इसको भी याद रखिएगा। और नेत्र का जो कालर पार्ट होता है उसे आइरिस कहा जाता है, और नेत्र दान जो किया जाता है वो कॉर्निया को किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है? निकट बिंदु पूछा है, मतलब सुस्पष्ट देखने के न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। एक वयस्क मनुष्य को सुस्पष्ट देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। और दूरबिंदु होता है अनंत, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? सीधा, आभासी, उल्टा आभासी, सीधा या वास्तविक, उल्टा वास्तविक? याद रखिएगा मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा होता है और वास्तविक होता है, याद रखिएगा। रियल होता है लेकिन इनवर्ट होता है, मतलब उल्टा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, जरा दूरदृष्टिता होने का क्या कारण है? नेत्र गोलक का बड़ा होना, नेत्र गोलक का छोटा होना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना या समंजन क्षमता घट जाना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समंजन क्षमता घट जाना। जरा दूरदृष्टिता, याद रखिएगा, जरा दूरदृष्टिता जो होता है उसमें समंजन क्षमता का घट जाना होता है। और प्रेस बायोपिया कहा जाता है, याद रखिएगा। बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है, बाइफोकल लेंस मतलब द्विफोक्सी लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है? समंजन, नेत्र दोष, परावर्तन, अपवर्तन? समंजन कहलाता है, याद रखिएगा। समंजन जो होता है वो होता है, याद रखिएगा, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है मतलब बैलेंस है। देखिए FeH2O, Fe3, यहाँ पर Fe3 ये नहीं होगा, 3Fe, यहाँ पर देखिए Fe3 सही है, H2O यहाँ पर 4H2O है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखिए 3Fe, यहाँ पर Fe3 ये सही है, O4 यहाँ पर देखिए 4O4 है, H2 है, H2, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? उपचयन याद रखना, उपचयन जो होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन याद रखना, उपचयन ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। और अपचयन जो होता है, अपचयन उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, याद रखिएगा, मतलब घटता है। तो यहां पर उपचयन पूछा है पहले, तो ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए CH2O मतलब H2 उपचयन हो रहा है, H2 देखिए यहां पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, H2 का उपचयन हो रहा है और Cu का अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट 16 को देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, अभिकारक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 17 को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होता है, बराबर, कम, अधिक या शून्य, जीरो? याद रखिएगा बराबर होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है और ना ही निर्माण।
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए 18 को CH4 ये प्राकृतिक गैस है, मीथेन है, ठीक है। 2O2 CO2 प्लस H2 ऊर्जा, यहाँ पर ऊर्जा निकल रहा है मतलब ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा की उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को A प्लस अम्ल, यहां पर A मतलब यहां पर क्या होगा? अम्ल के साथ लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, मतलब कार्बोनेट हो जाएगा। याद रखिएगा कार्बोनेट हो जाएगा, क्योंकि कार्बोनेट प्लस अम्ल क्या बनता है? लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। याद रखिएगा जब अम्ल किसी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यह संगत लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को निम्नलिखित में किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा, मतलब नीला पत्र डालने पर लाल हो जाता है अम्ल में। अम्ल क्या है? अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस धनायन उत्पन्न करता है। याद रखिएगा। और NaOH HNO3, HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NaOH। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कास्टिक सोडा होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा होता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? क्रिस्टलीकरण का जल क्या होता है? याद रखिएगा लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन का जल कहलाती है। क्रिस्टलन का जल कहलाती है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट 5H2O, मतलब पंचजलीय है। यहां पर देखिए 5H2O है मतलब पंचजलीय, यही तो है क्रिस्टलीकरण का जल। CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। कॉमन सॉल्ट जो होता है, याद रखिएगा NaCO3 सोडियम कार्बोनेट होता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा होता है, ये ठीक है। नेक्स्ट देखिए जल की स्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का प्रयोग होता है? NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सही आंसर हो जाएगा NaCO3। NaCO3 सोडियम कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा। NaCO3 सोडियम कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा। नेक्स्ट देखिए 23 को जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि याद रखिएगा HCl और HNO3 जो नाइट्रिक एसिड होता है और हाइड्रोक्लोरिक जलीय विलयन में H प्लस मतलब धनायन, हाइड्रोजन धनायन उत्पन्न करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसमें H धनायन आयन उपस्थित करते हैं मतलब हाइड्रोजन आयन धनायन। नेक्स्ट देखिए 24 को पदार्थ ABCD का pH मान क्रमश 2, 4, 7, 14 है। यह पदार्थ में कौन क्षारक है? देखिए pH वैल्यू 7 से ज्यादा होगा तो क्षारक होगा। क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH माइनस मतलब OH माइनस ऋणायन आयन उत्पन्न करते हैं। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और pH वैल्यू 7 से ज्यादा होगा। तो इसका सही आंसर देखिए 14 जिसका होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इस चित्र को ध्यान से देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए कौन सा अभिक्रिया हो रहा है इस चित्र में? इसमें वियोजन हो रहा है। याद रखिएगा इस चित्र में वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। याद रखिएगा इस चित्र में क्या दिखा रहा है? सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का श्वेत रंग धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए 26 को
भोजन में अन्न पदार्थों को शरीर से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवहन। याद रखिएगा जो वहन तंत्र होता है ऑक्सीजन एवं भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, वहन तंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा वहन तंत्र। ऑक्सीजन एवं भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, ठीक है, वहन तंत्र हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए 27, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती? याद रखिएगा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट एकदम से प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की भांति कार्य करता है। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? 6CO2 प्लस 12 H2O में क्या होता है? क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O होता है। मतलब क्लोरोप्लास्ट निकलता है, क्लोरोफिल निकलता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल जरूरत है प्रकाश संश्लेषण में। याद रखिएगा तो कार्बोहाइड्रेट, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो एकदम से प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए 28, क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? याद रखिएगा जो स्वपोषी पोषण होता है वो होता है पौधों में, क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है स्वपोषी में और प्रकाश संश्लेषण होता है, तो मनुष्य में परजीवी पोषण होता है, परजीवी पोषण। नेक्स्ट देखिए 29 को, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? याद रखिएगा वसा का पाचन का जो एंजाइम है वो होता है लाइपेज, वो होता है लाइपेज, याद रखिएगा। और ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन एंजाइम, पेप्सिन होता है जो आमाशय में होता है, और टाइलिन होता है लार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 30 को, क्वेश्चन नंबर 30, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहां होता है? कोशिका द्रव्य, फेफड़ा, वायुकुपिका, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा कोशिका द्रव्य में क्या होता है? कोशिका द्रव्य में पायरुवेट के विखंडन से यह CO2 जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, याद रखिएगा। और ग्लूकोज 6 कार्बन अणु कोशिका द्रव्य में क्या होता है? पायरुवेट, 3 वायु में अणु प्लस ऊर्जा, तो इसका सही आंसर कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट देखिए 31 को, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? भोजन का संवहन पौधों में होता है फ्लोएम के द्वारा। याद रखिएगा फ्लोएम के द्वारा पौधों में भोजन का संवहन होता है, और जाइलम के द्वारा जल का संवहन होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? जनन आवश्यक है किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट देखिए 33 को, इस चित्र को ध्यान से देखिए, यह किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? याद रखिएगा यह ब्रायोफिल्म की पत्ती है, ये ब्रायोफिल्म की पत्ती है, याद रखिएगा। और कायिक प्रवर्धन है, ये कायिक प्रवर्धन का जनन को दर्शाता है, और ब्रायोफिल्म की पत्ती है। नेक्स्ट देखिए 34, बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित में विकसित हो जाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? याद रखिएगा जो अंकुरन होता है, अंकुरन, बीज में भ्रूण अथवा भावी पौधा होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित में विकसित हो जाता है, तो जिसे अंकुरन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 35, गर्भाशय की किस भाग में निषेचन होता है? प्लेसेंटा, डिंब वाहिनी, ग्रीवा, अंडाशय। डिंब वाहिनी जो होता है ये गर्भाशय में डिंब वाहिनी क्या करता है? निषेचन में सहायता करता है, याद रखिएगा। और फैलोपियन ट्यूब मतलब डिंब वाहिनी अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाता है, याद रखिएगा। तो डिंब वाहिनी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 36 को, जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। जल विद्युत संयंत्र क्या होता है? जल विद्युत संयंत्र पहले जान लीजिए। जल विद्युत संयंत्र में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और एक याद रखिएगा बांध के जल में डूबने के कारण बड़े बड़े पारिस्थितिक तंत्र समाप्त हो जाता है। तो जल विद्युत संयंत्र निर्माण में कौन कथन सत्य है? न इस संयंत्र के निर्माण के पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
37 सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं? याद रखिएगा, जो सौर सेल होता है यह सूरज के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करता है। पहले जान लीजिए सौर सेल क्या होता है ना, सूरज के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करता है। और सौर सेलों का प्रयोग करने का एक अन्य लाभ यह है कि इनको अगम्य तथा सुदूर स्थानों में स्थापित किया जा सकता है। तो इसके देखिए ऑप्शन सी को, इसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी उपयोग किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं? नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं? इसमें यूरेनियम का उपयोग होता है। देखिए, यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन में जो नाभिकीय ऊर्जा में होता है, यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से मुक्त ऊर्जा के अपेक्षा 1 करोड़ गुना ज्यादा होती है। 1 करोड़ गुना ज्यादा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी को, नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट देखिए 39 को, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा है? लकड़ी धुआं निकलता है, कोयला धुआं, सीएनजी भी वायुवरण को प्रदूषित करता है। याद रखिएगा वायु को प्रदूषित करता है, क्योंकि CO2 तथा H2 CO2 की मात्रा अधिक होती है तो यह प्रदूषण फैलाती है। लेकिन LPG जो होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यह एक धुआं रहित ईंधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा LPG। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है? जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है न, तापीय विद्युत संयंत्र में प्रतिदिन बहुत बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधन को जलाकर जल को गर्म करके भाप बनाई जाती है और फिर विद्युत पैदा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापीय विद्युत संयंत्र। तो ये थे 40 क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी पैटर्न पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।